नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। उसके पश्चात हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम यहाँ पर देखेंगे और अंत में हम लेंज के नियम को भी यहाँ पर देखने वाले हैं और इन सब पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर आज के इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। देखिए, जो चुंबकीय फ्लक्स है इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह रहे हैं। ये विद्युत फ्लक्स की भांति ही होता है, अर्थात यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में विद्युत क्षेत्र के स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। देखिए डेफिनेशन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस तल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चलिए इसका हम सूत्र यहां पर देख लेते हैं। हमारे पास में ये कोई एक तल है। चलिए इसे हम यहां पर ले लेते हैं। ये कोई हमारे पास में एक तल है। अब यहां पर हम बात करेंगे, ये जो तल है इसके यहां से इस पृष्ठ से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से आ रही है। इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमने निर्मित की है। चलिए एक बार दोबारा बनाते हैं। देखो यहां पर हमने जो रेड लाइन है उससे चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया है और ये हमने दिखाया है इसमें रखे किसी क्षेत्रफल को। ये हमारे पास में है चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ क्षेत्रफल। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो तल के लंबवत रखा होता है। तो ये है क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर, जो कि क्षेत्रफल के ठीक लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लाल रेखाओं के द्वारा हमने दर्शाया है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर हमारे पास में है थीटा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस ए वेक्टर का चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में घटक हो जाएगा ए कोस थीटा। तो क्षेत्रफल से पारित कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम फाई बी से पुट करते हैं। ये है चुंबकीय क्षेत्र इनटू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश। इसको हम वेक्टर के रूप में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस तरीके से पुट किया जा सकता है। क्लियर? यदि हम यहां पर अल्पांश क्षेत्रफल लेकर चलें तब क्या होगा। देखिए ये हमारे पास में एक डायग्राम है, इसमें हमने इन समांतर रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया है। इन समांतर रेखाओं के द्वारा हमने इस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया है। ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है जो कि हमने समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमने ये कोई क्षेत्रफल रख दिया है। इस क्षेत्रफल के अंदर हमने एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लिया है। ये अल्पांश क्षेत्रफल हमने लिखा है डी ए से। तो डी ए वेक्टर इसके ठीक लंबवत दिशा में होगा।
चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और इस डी ए के बीच का एंगल हमारे पास में थीटा। क्लियर? तो यहां पर बी वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तब अल्पांश से पारित जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी अल्पांश के रूप में ही लिखा जाएगा, डी फाई बी के रूप में लिखेंगे। बी वेक्टर या बी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस अल्पांश का घटक डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा ये आ गया हमारे पास में। अब यहां से आप देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से पारित, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई बी। हमने यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर वाले रूप में मैं इसको पुट कर देता हूं। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला आ चुका है, फाई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया है, सूत्र आ चुका है। क्लियर? अब हम इनकी कुछ स्थितियां यहां पर ले लेते हैं। हमारे पास में जो पहली स्थिति है उसमें थीटा बराबर है 0 डिग्री। देखिए विद्यार्थियों, हमने अभी एक रिलेशन देखा है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी ए कोस थीटा। तो यहां पर सबसे पहली जो स्थिति है वह है थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है वो भी क्लियर कर लीजिए। ये हमारे पास में क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में, और यदि आप यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्मित करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उसी डायरेक्शन में है। तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है, बी वेक्टर भी उधर और ए वेक्टर भी उधर, तो दोनों के बीच का कोण 0, और कोस 0 का मान होता है 1, तो फाई बी का मान आ जाएगा बी ए। फाई बी का मान आ जाएगा हमारे पास में बी ए। दूसरी वाली जो स्थिति है उसको भी आप समझ लें। दूसरी वाली जो स्थिति है उसके अंदर हमें यहां पर देखिए तो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल है वो इस तरीके से रखा हुआ है, क्षेत्रफल सदिश इसके ठीक लंबवत होगा, और यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो आप यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर देखेंगे फाई बी बराबर हमारे को कितना मिल रहा है, बी ए कोस 90, और कोस 90 का जो मान है वो होता है 0, तो फाई बी का मान हमारे पास में इस स्थिति के अंदर 0 आ जाएगा। यहां पर अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की, तो फाई बी का मात्रक बराबर हो जाएगा बी इंटू ए का मात्रक। विद्यार्थियों, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसका मात्रक होता है टेस्ला, क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो होता है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं वेबर। इसको हम वेबर कहेंगे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देखेंगे, तो सीजीएस पद्धति में बी और ए का मात्रक पुट कर दीजिए, वही फाई बी का सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा। बी का मात्रक होता है गाउस और ए का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मैक्सवेल कहा जाता है। अब यहां पर हम मैक्सवेल और वेबर के बीच में भी रिलेशन देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक वेबर, एक वेबर का मतलब है एक टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक टेस्ला की जगह लिख सकता हूँ 10 की घात 4 गाउस। देखिए एक टेस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 गाउस। तो यहां से इस रिलेशन को हम काम में ले रहे हैं। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 4 गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ गया 10 की घात 8 गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख देंगे मैक्सवेल। तो हमारे पास में रिलेशन आ चुका है, एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। ये हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर। फिर बात करते हैं यहाँ पर फाई बी की विमा। तो फाई बी की जो विमा है वह वही होगी जो बी इंटू ए की विमा होगी। बी ए की विमा, बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जिसकी विमा आप यहाँ पर देखेंगे M1 L0 T-2 A-1। और क्षेत्रफल की जो विमा है वो हमारे पास में है L2। देन फाइनली देखिए हमारे पास में फाई बी की विमा क्या आ जाएगी, M1 L2 T-2 A-1। ये हमारे पास में इसकी विमा आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि है, इसका आपको कैसे पता चलेगा। इसको हमने सूत्र के रूप में लिखा, फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। तत्पश्चात दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी एक अदिश राशि होती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों हम देखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड कुछ नियम। तो देखिए फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंटों के आधार पर इन्होंने दो नियम दिए। जो नियम है उनकी संख्या है 2। देखिए पहला नियम हम देख लेते हैं। पहला नियम हमें क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। देखिए आप समझेंगे इसको क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास में कोई कुंडली है और उस कुंडली से रिलेटेड, कुंडली से संबद्ध, संबद्ध का मतलब हो गया उससे जुड़ा हुआ, संबद्ध फाई बी में परिवर्तन से, में यदि कोई परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम यहां पर E से लिखेंगे। क्लियर। E उत्पन्न होता है। तो देखिए फाई बी में परिवर्तन होता है तो E उत्पन्न होता है। अब फाई बी में परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है। फाई बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसे हम बी ए कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब फाई बी में परिवर्तन होगा। फाई बी में परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है, बी में परिवर्तन करके चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आप परिवर्तन करके, मतलब बी ए और थीटा में परिवर्तन, तीनों में से कोई सी भी एक राशि में परिवर्तन होता है तो फाई बी में परिवर्तन हो जाएगा, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके, कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर और क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण बदलकर हम फाई बी में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास में दूसरा नियम है उसको देख लेते हैं।
देखिए दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम यहाँ पर देखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल E है तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जो पहला नियम था वो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने का कारण बता रहा था, जबकि जो दूसरा नियम है वो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान को बताता है। तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम E से पुट कर रहे हैं, E बराबर माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला आ चुका है, जहां n कुंडली में फेरों की संख्या है और ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह, जो नेगेटिव साइन है वो हमने लेंज के नियम से लिया है। कहां से लिया है? लेंज के नियम से हमने इसको लिया है, जो कि ये जो नेगेटिव साइन है वो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विरोध को बताता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विरोध को बताता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विरोध को बताता है, इसलिए यहां पर हमने नेगेटिव साइन लिया है। एन यहां पर कुंडली या जो आप परिपथ ले रहे हैं उसमें फेरों की संख्या बताती है। क्लियर? कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, एन यहां पर कुंडली में फेरों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला ये है, जो कि काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। क्लियर? अब हम बात करेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल से रिलेटेड कुछ अन्य फॉर्मूलों की। अन्य रूप क्या हो सकते हैं, अन्य सूत्र क्या हो सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो मेन जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये है, E बराबर माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी, ये अपने पास में मुख्य फॉर्मूला है। अब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है इसको हम डेल्टा फाई बी से पुट कर सकते हैं। यहाँ समय को डेल्टा टी से पुट कर दें। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस में n अंतिम चुंबकीय फ्लक्स माइनस प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स बट्टा उस परिवर्तन में लगा समय। तो एक तरीका तो ये हमारे पास में हो चुका है। और किस तरीके से लिख सकते हैं, E बराबर माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी। यहां पर आप ध्यान दें, फाई बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा, इस तरीके से पुट किया जा सकता है, माइनस में n। अब देखिए ये अपने पास में फॉर्मूला है, थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो ये अपने पास में आ चुका है डी बाई डी टी बी ए कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, ये अपने पास में फॉर्मूला आ चुका है। अब हम इसमें कुछ स्थितियां हम लेकर चलेंगे। पहली जो स्थिति है वो देखिए कि यदि केवल ए परिवर्तित हो,
केवल ए में परिवर्तन हो तो बाकी की जो राशियां हैं वो कांस्टेंट के रूप में काम करेगी। तो हम उसको E बराबर माइनस में एन बी कोस ओमेगा टी डी ए बाई डी टी इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति आप यहां पर देखेंगे, केवल B परिवर्तित हो, केवल B परिवर्तित हो तो E बराबर माइनस में एन ए कोस ओमेगा टी डी बी बाई डी टी इस तरीके से हम पुट कर देंगे। और तीसरी जो स्थिति है उसमें हम ओमेगा टी या थीटा लेंगे, केवल थीटा, केवल थीटा बराबर ओमेगा टी परिवर्तित हो, तो उस कंडीशन में E बराबर माइनस में एन बी ए डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी अंदर रह जाएगा। और देखिए कोस ओमेगा टी का जो अवकलन है वो होता है माइनस में साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा ओमेगा। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये अपने पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे लेंज के नियम की। देखिए हमने फैराडे के नियम में ये देखा है कि जो लेंज का नियम है वो हमें ये बताता है प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यह नियम प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। देखिए नियम क्या है, आसान सा नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। लेंज के नियम में विद्यार्थियों ऊर्जा संरक्षण नियम भी लागू होता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अब जैसे कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जैसे हमारे पास में कोई कुंडली है, ठीक है, ये हमारे पास में कोई कुंडली है और यहाँ पर ये अपने पास में ये आगे भी आएगा। अभी मैं यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने जैसे ही डॉट डाली तो धारा का मान 0 से बढ़कर I तक होता है इस डायरेक्शन में। जो हमारी मुख्य धारा है वो इधर है। अब जो प्रेरित धारा है वो इसका विरोध करेगी। प्रेरित धारा की डायरेक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से डॉट हटाएंगे तो भी उसका विरोध होगा। इसके अलावा जैसे ये हमारे पास में कोई कुंडली है, ओके, ये यहां पर जैसे धारा मापी लगा हुआ है और इसके नजदीक हम यदि कोई चुंबक लेकर आ रहे हैं तो इस चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस कुंडली में से गुजर रही है। तो जब ये इसके नजदीक आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। ये वाला जो फलक है वो एन की भांति काम करेगा, दूसरा जो फलक है वो एस की भांति काम करेगा। तो ये पास में आ रही है तो इसके पास में आने का विरोध होगा और जब ये दूर जाएगी तो दूर जाने का भी विरोध होगा। चलिए हम अलग अलग डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारे पास में लेंज के नियम के लिए विभिन्न स्थितियां हैं। देखो यहाँ पर प्रेक्षक
दाईं ओर खड़ा है, यह देखने वाला प्रेक्षक। ओके, अब एक कुंडली हमारे पास में है और इस कुंडली के नजदीक हम चुंबक लेकर आ रहे हैं। इसके नजदीक हम ये चुंबक लेकर आ रहे हैं। जैसे इस चुंबक का एन सिरा लेकर आएंगे, ये हमारे पास में है कुंडली। ये हमारे पास में क्या है? कुंडली है। तो इस कुंडली का इसका नजदीक वाला जो सिरा है, जो प्रेक्षक दाईं ओर खड़ा है, उसमें उसको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती हुई धारा नजर आएगी, इसका विरोध करेगी। ये एन फलक नजदीक आ रहा है, तो इसका ये वाला जो फलक है वो एन की भांति काम करेगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल की भांति ये काम होगा। क्लियर? तो देखिए यहां पर जो धारा की दिशा है, मैं यहां पर बात करूं, दाईं ओर से देखने पर धारा की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो वामावर्त नजर आएगी। कैसी नजर आएगी? वामावर्त नजर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। जो कुंडली का तल है, कुंडली का तल एन की भांति होगा, एन ध्रुव की भांति दिखाई पड़ेगा, एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। इसके अलावा इनके बीच में उत्पन्न जो बल है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा विद्यार्थियों। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति आप देखें, ये हमारे पास में एक चुंबक है, अब की बार एन सिरा कुंडली से दूर जा रहा है, एन सिरा दूर जा रहा है, तो यहां पर ये जो कुंडली है वो इसके दूर जाने का विरोध करेगी। ये खुद एस की भांति काम करेगी ताकि ये दूर न जा सके। तो एस की भांति काम करेगी, इसका मतलब इनके बीच में लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का, ये जो फलक है वो एस ध्रुव की भांति, और जो धारा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, दक्षिणावर्त दिशा में होगी। तो देखिए इससे संबंधित धारा की जो दिशा है वो हमारे पास में होगी दक्षिणावर्त। धारा की जो डायरेक्शन है वो दक्षिणावर्त होगी। कुंडली का जो तल है वो एस की भांति काम करेगा। कुंडली का तल है वो एस ध्रुव की भांति होगा, एस ध्रुव की भांति। क्लियर? उत्पन्न जो बल है, उत्पन्न बल वो आकर्षण टाइप का होगा, आकर्षण प्रकृति वाला बल यहां पर उत्पन्न होगा। अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। अब की बार हम चुंबक के ध्रुव बदल देते हैं, प्रेक्षक अपना वहीं खड़ा है, दाईं ओर ही खड़ा है। जब एस सिरा उसके नजदीक लाया जाता है, एस सिरा नजदीक लाया जाएगा तो ये उसका विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो ये भी एस फलक की भांति काम करेगा। इसकी वजह से धारा दक्षिणावर्त डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, एस ध्रुव की भांति काम करेगा और प्रतिकर्षण बल यहां पर काम करेगा। तो यहां पर आप ध्यान दें, धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी, धारा की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, दक्षिणावर्त होगी। फिर हम बात करते हैं कुंडली का जो तल है वो किस तरीके से बिहेव करता है। कुंडली का तल, तो ये एस ध्रुव की भांति काम करेगा, एस ध्रुव की भांति होगा। इसके अलावा हम बात करें यहां पर जो उत्पन्न बल है वो कौन सा होगा, तो देखिए एस नजदीक जा रहा है तो उसका विरोध करेगा, तो प्रतिकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का बल होगा। क्लियर? अंतिम स्थिति आप यहां पर देखें, हमारे पास में जो चुंबक है अब की बार उसका एस सिरा दूर जा रहा है, एस सिरा उसका दूर जा रहा है, तो ये कुंडली उसके दूर जाने का विरोध करेगी, ये कहेगी तू दूर मत जा। इसका मतलब उनके बीच में आकर्षण बल यहां पर काम
करेगा। जो ये वाला फलक है ये एन की भांति काम करेगा, इसको रोकने का काम करेगा, दूर जाने का विरोध करेगी। तो ये एस की भांति यहाँ एन की भांति ये काम करेगी। तो यहाँ पर जो धारा की डायरेक्शन है, धारा की जो दिशा है वो वामावर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर। कुंडली का जो तल है वो एन ध्रुव की भांति होगा, एन ध्रुव की भांति होगा। क्लियर। यहां पर जो उत्पन्न बल है वो आकर्षण प्रकृति का होगा, उत्पन्न बल आकर्षण प्रकृति का होगा। क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है कि ये नियम ये कहता है कि आप तर्जनी, ये है मध्यमा और ये हमारे पास में है अंगूठा, तीनों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तीनों क्या रहने चाहिए? एक दूसरे के लंबवत रहने चाहिए। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो यदि जो तर्जनी है, ये हमारे पास में है तर्जनी, ये है तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक की गति की दिशा में, तो जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर। नियम यहां पर भी देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा चालक की गति की दिशा में है। तो मध्यमा चालक के अंदर प्रेरित धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर। तो ये एक सिंपल सा नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर भी यहां पर हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 100 फेरे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली को B बराबर 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। कुंडली के तल का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। देखिए यहां पर हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, एक बार उसको देख लीजिए। हमें यहां पर n फेरों की संख्या दे रखी है, 100 दे रखी है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो 0.2 टेस्ला दे रखी है और क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। साथ में चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें यहां पर पूछा गया। देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई बराबर एन बी ए कोस थीटा से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एन का जो मान है वो है 100, बी का जो मान है वो है 0.2, ए का जो मान है, ए की वैल्यू भी हमें यहाँ पर दे रखी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं। तो 5 गुणा 10 की घात -4 कोस 60 डिग्री, जिसका मान होता है 1/2। तो यहां से इसको गुणा करेंगे 0.2 से तो 20 आ जाएगा, 20 को 5 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, गुणा 10 की घात -4 कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये 50 गुणा 10 की घात -4 वेबर आ जाएगा, जिसको हम 0.05 वेबर भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, जो 2 सेकंड में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 4 वेबर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर में हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो वैल्यू हमें दे रखी है वो कौन कौन सी दे रखी है। एक तो हमें क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। समय हमें डेल्टा टी का जो मान है वो दे रखा है 2 सेकंड, और डेल्टा फाई अंतिम वाला जो मान है वो है 4, प्रारंभिक वाला जो मान है वो है 1। तो ये φ2 माइनस φ1 होता है। φ2 का मान है 4, φ1 का मान है 1, तो ये आ जाएगा 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे E बराबर होता है माइनस में n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। n का मान यहाँ पर है 1, तो डेल्टा फाई ये हमारे पास में 3, डेल्टा टी हमारे पास में 2, तो E बराबर माइनस में 1.5 वोल्ट हमारे पास में आ जाएगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें यहाँ पर दे रखा था, एक बार इसको क्लियर कर लीजिए। वेबर में नहीं है ये हमें वेबर पर मीटर स्क्वायर में चुंबकीय क्षेत्र का मान है। वेबर पर मीटर स्क्वायर में किसका मान है? चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र, फिर से मैं चुंबकीय फ्लक्स लिख रहा हूँ। तो प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और अंतिम जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे पास में है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस में n डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, इसको हम माइनस में n B1 A माइनस B2 A माइनस B1 A बट्टे में डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए। n का जो मान है वो 1, B2 का मान है वो 4, B1 का मान है 1, A यहाँ से हमने कॉमन ले लिया जिसकी वैल्यू है 2, डेल्टा टी का मान भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा माइनस में 3। और यदि इसका परिमाण यदि हम देखें तो ये हमारे पास में प्लस में 3 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कुंडली के लंबवत गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। फाई बराबर 10t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, जहां फाई मिली वेबर में तथा t सेकंड में है। t बराबर 5 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी, और यहाँ पर n है नहीं तो डी फाई बी अपॉन डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस में डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई बी की जो वैल्यू है वो है 10 टी स्क्वायर प्लस 5 टी प्लस 1, और ये मिली वेबर में दे रखी है तो गुणा में 10 की घात माइनस 3। तो माइनस यहाँ से 10 टी स्क्वायर का करेंगे तो 2 टी, फिर प्लस में 5 प्लस में 0 गुणा 10 की घात माइनस 3, यह आ गया। अब हम t बराबर 5 सेकंड पर, t बराबर 5 सेकंड पर, तो यह आ गया हमारे पास में माइनस में 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो E का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा माइनस में 105 गुणा 10 की घात माइनस 3। क्लियर? तो जिसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, माइनस में 0.105 वोल्ट, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंज का नियम संरक्षण का परिणाम है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। फिर देखिए, एक तांबे की वलय को क्षैतिज रखा जाता है तथा एक छड़ चुंबक को वलय के
अक्ष की दिशा में गिराया जाता है। तो गिरते हुए चुंबक का त्वरण जब वलय में से गुजर रहा है तब क्या होगा? एक बार इसको समझ लीजिए कि ये हमारे पास में कोई वलय है, ठीक है, ये कोई वलय है और इसके ऊपर से यहां से कोई चुंबक, ये चुंबक है, इसको एक बार हटा देते हैं। ये हमारे पास में कोई चुंबक है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जब चुंबक गिर रही होती है तब क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए इस वलय के अंदर जैसे मान लो कि एन सिरा इसका नीचे है, तो ये वाला जो फलक है वो एन की भांति काम करेगा। दोनों के बीच में यहाँ पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो नीचे की ओर इसके ऊपर जो भार काम करता है एम जी, तो नीचे की ओर भार काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये प्रतिकर्षण बल उसको कम कर देगा। तो गुरुत्वीय त्वरण से इसका त्वरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल ए नॉट है एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, इसका मान टी में बी नॉट से 4 बी नॉट हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान क्या होगा? देखिए हम प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर जानते हैं माइनस में एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। कुंडली का क्षेत्रफल चेंज हो नहीं रहा है, तो यहां पर केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ओके, और इस चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को हम B2 माइनस B1 से भी पुट कर सकते हैं। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर जो n का मान है वो हमें दे रखा है 1 का मान A नॉट, B1 का मान B नॉट, B2 का मान है 4 B नॉट और डेल्टा T का मान हमें यूज में लेना है T। रख दीजिए सबकी वैल्यू। तो माइनस n का मान 1 हो गया, A नॉट, B2 4 B नॉट माइनस B नॉट बट्टे में T। तो ये हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, माइनस में A नॉट, यह आ गया 3 B नॉट बट्टे में T। ये अपने पास में वैल्यू आ गई है 3 A नॉट B नॉट बट्टे में T। क्लियर? तो ये अपने पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया है। और यदि इसके परिमाण की बात करें तो ऑप्शन ए की भांति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली के परिपथ में 2 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स 2 वेबर से 10 वेबर हो जाता है, तो इस समय में कुंडली में बहने वाला आवेश क्या होगा? जो वैल्यू हमें दे रखी है एक बार उसको हम पुट कर लेते हैं। आर का मान हमें 2 दे रखा है, कुंडली का रेजिस्टेंस हमें 2 दे रखा है, डेल्टा टी हमें 2 सेकंड दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 की वैल्यू दे रखी है 2 वेबर और फाई 2 अंतिम जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हमें दे रखा है 10 वेबर। कुंडली में प्रवाहित आवेश हमें यहां पर पूछा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, कुंडली में प्रवाहित आवेश हम कैसे ज्ञात करेंगे? डेल्टा क्यू किस तरीके से फाइंड आउट करना है? देखिए आर बराबर हम पुट कर सकते हैं E अपॉन में आई। E अपॉन में आई हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो यहां से चलिए पहले हम आई निकाल लेते हैं यहां से।
आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक था, पहले मैंने यहाँ पर ही बता दिया। I बराबर E बट्टे में R। तो E जो हमारे पास में था उसके अंदर R का आप भाग लगा देंगे, तो माइनस में N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, ये अपने पास में आ गया I का फॉर्मूला। यह है प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। क्लियर। अब हम बात करेंगे प्रेरित आवेश की। तो जो प्रेरित आवेश है वो क्या होगा, क्योंकि I बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, तो प्रेरित आवेश से डेल्टा Q बराबर आ जाएगा I इंटू डेल्टा T। तो I की वैल्यू हमारे पास में है माइनस में N बाई R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T इंटू डेल्टा T। तो माइनस में N बाई R डेल्टा फाई से हम प्रेरित आवेश को पुट करेंगे। N का मान हमें इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, केवल एक कुंडली बता रखी है, तो इसका मान हो जाएगा 1, R का मान 2, डेल्टा फाई को हम फाई 2, इसको यहीं पर लिख देते हैं, माइनस में N बाई R फाई 2 माइनस फाई 1। तो फाई 2 का जो मान है वो हमें दे रखा है 10, फाई 2 का मान हमें 10 दे रखा है, फाई 1 का मान हमें 2 दे रखा है। तो यह आ जाएगा माइनस में 4 कूलाम, माइनस में 4 कूलाम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कुंडली में 500 वर्गाकार फेरे हैं, प्रत्येक फेरे की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कुंडली के अभिलंबवत क्षेत्र 1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो वोल्ट में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। यहाँ पर हमें N की जो वैल्यू है वो दे रखी है 500, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो हमें, भुजा की लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर dB अपॉन dt ये हमें दे रखी है 1 टेस्ला प्रति सेकंड। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें यहाँ पर पूछा है, तो E बराबर माइनस में N डी फाई बी अपॉन dt होता है। इसमें यदि क्षेत्रफल नियत रहता है, क्षेत्रफल बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा b, तो dB अपॉन dt। एक की वैल्यू यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं, भुजा का स्क्वायर, तो 0.1 का वर्ग हो गया, 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया। तो E बराबर हमारे पास में आ जाएगा माइनस में n का मान हमारे पास में 500, एक का मान 0.01, dB अपॉन dt आ गया 1। तो E का मान हमारे पास में आ जाएगा 5, माइनस में 5, यदि इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो 5 वोल्ट आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है वो प्राप्त की। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।